हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर उज़मा शमीम आपके लिए लेकर आई हूँ आज मॉडल सेट के सॉल्यूशंस। मॉडल सेट पेपर जो है ये हमारा 11th के लिए जैक बोर्ड की तरफ से आ चुका है और आप सभी ने आई होप देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा और डर भी लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा है और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें आंसर्स भी यहाँ पर गड़बड़ दिए हुए हैं और कुछ तो आउट ऑफ सिलेबस भी है। चलो आओ देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो क्योंकि आपको पता ही है हमारा 11th का जो मॉडल सेट है, 11th का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो कैसे होता है। वो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, सारे एमसीक्यूज होते हैं और 1 घंटे का एग्जाम होता है। ये जो है इसका पहला क्वेश्चन आते हैं हम लोग बायोलॉजी का, दैट इज mosses along with the lichens are the great ecological importance because mosses जो है वो क्या है, mosses और lichens जो होते हैं ये बहुत ज्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्या होता है, ये कॉलोनाइज बैरन रॉक के ऊपर कॉलोनीज बनाते हैं और उसको तोड़ते हैं, मिट्टी बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं। ये कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल इरोजन नहीं होने के लिए प्रिवेंट कर रहे हैं और ये कंट्रीब्यूशन इनका इकोलॉजिकल सक्सेशन में, मतलब प्लांट से धीरे धीरे ग्रासेस से करते करते वो पूरा फॉरेस्ट बना देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स होंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, दैट इज जेमी आर asexual birds। जेमी जो है वो asexual birds है which originate from the small receptacle called जेमाकप्स। जेमाकप्स क्या होता है बच्चा? अगर हम मर्केंशिया देखते हैं या ब्रायोफाइट के मर्केंशिया में देखते हैं लिवरवर्ट में, इसमें ऐसे गोल गोल कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं which are called as जेमाकप और इनके अंदर प्रेजेंट होता है जेमी। बहुत सारे जेमा मतलब जेमी प्रेजेंट होते हैं। ये होता है मर्केंशिया में, जो कि एक तरह का ब्रायोफाइटा है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। ये भी आपका किससे क्वेश्चन? ये आपका क्वेश्चन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, जिसमें फंगस आपको दिखा हुआ है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज वैसे फंगस होते हैं जिनकी बॉडी जो है उसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है और इनके पास ब्रांचेस भी प्रेजेंट होते हैं। वैसी बॉडी को हम लोग कहते हैं एस्कोमाइसिटीज बॉडीज। अब एस्कोमाइसिटीज में कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत दिया है, बाकी आप जानते हो कौन सा इसमें से गलत दिया है। पहला आप देखो, एस्कोमाइसिटीज कंसिस्ट ऑफ वेरियस पिगमेंट मोल्ड। बहुत सारे पिगमेंटेड मोल्ड्स है, बिल्कुल सही आंसर है बच्चे। बहुत सारे पिगमेंटेड मोल्ड्स आपको दिखाई देंगे, अलग अलग कलर के मोल्ड्स दिखाई देंगे। दूसरा, थैलस ऑफ एस्कोमाइसिटीज हैज एसेप्टेड अनब्रांच। अरे ये तो गलत है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा, तो ऑप्शन कौन सा गलत है? बी। आगे पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो समझ में आ गया वही गलत है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ये हमारा प्लांट किंगडम से आता है। जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। जिम्नोस्पर्म को आप कैसे पहचानोगे? देखो बच्चे, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके पास सीड एब्सेंट है? नहीं भाई, सीड तो प्रेजेंट होता है। सीड नॉट एनक्लोज इन फ्रूट। सीड्स होते हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं होता है, नेकेड सीड्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ फ्लावर तो होता ही है। डोमिनेंट गैमेटोफाइट ये नहीं, तो हमारा क्या होगा? इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे? सीड नॉट एनक्लोज इन फ्रूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके पास फ्लावर नहीं, कोन्स होते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। Next question will be, biodiversity can be best defined as। बायोडाइवर्सिटी को आप कैसे डिफाइन करो? तो मैंने आपको बताया ही है, कोई एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अगर उसमें कितने तरह के जीन्स है, कितने तरह की स्पीशीज है, वो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी होती है। मतलब एक उसमें पूरा इकोलॉजी भी आएगा, उसमें कितने सारे स्पीशीज है, उनके अंदर कितने सारे जीन्स हैं, ये सारी चीजें आती है बायोडाइवर्सिटी में। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्पीशीज इकोसिस्टम नहीं, वैरायटी ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम नहीं, टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है चैप्टर नंबर 1 में कि टोटल जितने भी जीन्स है, जितने स्पीशीज है इकोसिस्टम में, वो सब के सब आ जाते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी में। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका चैप्टर नंबर 1 से है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट रूल ऑफ ICBN। ICBN का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। तो बेसिकली नोमेनक्लेचर वाले जितने भी
IUCN के अंडर आते हैं, वो सारे का सेम है कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे लिखना है। यहाँ आप देखिए लिखा है हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, सही बात है कि नहीं, उनको अंडरलाइन करना चाहिए, बिल्कुल। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम, हर स्पीशीज का जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन, साइंटिफिक नेम्स को लैटिन में लिखना है, और अगर टाइप है तो इटैलाइज्ड होगा, ये यहाँ पे इटैलिक्स लिखा हुआ है। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन, नहीं शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल, है जेनेरिक नेम स्मॉल होता है कभी, बताओ? जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं और स्पेसिफिक नेम हमेशा स्मॉल में लिखते हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर? ये, तो यहाँ पर ये जो है ये इसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। अब यहाँ पर आपको पहला दिया नोटोकॉर्ड इज एक्टोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, बच्चा ये पहला ही ऑप्शन गलत है। नोटोकॉर्ड क्योंकि वो बोन में कन्वर्ट होता है, बेसिकली ये जो है ये बना होता है मीजोडर्म से, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, एक्टोडर्मल नहीं होता, ये होता है मीजोडर्मल। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है, ये, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। बाकी भी पढ़ लेते हैं एक बार, चांस नहीं लेना चाहिए। नोटोकॉर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सही बात है, एम्ब्रियो जब बनता है उसके पीछे के साइड में क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट, एनिमल फ्रॉम पोरिफेरा टू इकाइनोडर्माटा आर विदाउट नोटोकॉर्ड, इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। In some chordata, the notochord is replaced by vertebral column and these chordates are called vertebrates. ये भी सही बात है कि हमारे में क्या हो जाता है, हम लोग vertebrates है क्योंकि हमारा notochord convert हो चुका है into vertebral column। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 7 नंबर का क्या हो जाएगा, 7 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या कह रहा है, in an inflorescence where flowers are borne laterally in an acropetalic section। अब acropetalic succession का मतलब क्या है, laterally मतलब साइड में आ रहे हैं, ये आपका एक प्रॉपर पेडंकल है जिसमें फ्लावर्स आएंगे। अब एक्रोपेटल का सक्सेशन का मतलब क्या होता है, लैटरल साइड में आ रहे हैं फ्लावर्स, ठीक है। जो लैटरल साइड में फ्लावर्स है नीचे वाले बड़े होते हैं और ऊपर वाले थोड़े छोटे होते हैं, मतलब यंग फ्लावर्स आर द स्मॉलेस्ट फ्लावर। तो यंग फ्लावर का लोकेशन पूछ रहा है यहाँ पे, द पोजीशन ऑफ द यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड, जो फ्लोरल बर्ड है यंगेस्ट, उसका लोकेशन क्या होगा, उसका लोकेशन जो है ये होगा एपेक्स में। एपेक्स को हम लोग क्या देते हैं, डिस्टल, डिस्टल लोकेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिस्टल लोकेशन। और ये जो है टू द ब्रांच होगा, तो इसका मतलब हो जाता है क्या, प्रॉक्सिमल। तो ये लोकेशन है प्रॉक्सिमल और ये लोकेशन है एपेक्स या डिस्टल, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, सही बोल रहा है। एक्टिनोमॉर्फिक इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, गलत है बच्चे, एक्टिनोमॉर्फिक कैसी होती है, रेडियली सिमेट्रिकल। जाइगोमॉर्फिक इज रेडियली सिमेट्रिकल, ऑब्वियस सी बात है गलत है। जाइगोमॉर्फिक कैसी होती है, 100% का साइन है, इसका मतलब ये होता है कैसा, ये होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिक आर इरेगुलर सिमेट्रिकल फ्लावर, बिल्कुल सही है। एसिमेट्रिकल जो है वो कौन से फ्लावर्स है, वो होते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर्स या इरेगुलरली सिमेट्रिकल फ्लावर्स। तो ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट्स प्लांट सेल्स फ्रॉम एनिमल सेल, इसमें से कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे प्लांट सेल को एनिमल सेल से। तो प्लांट सेल में ऐसा क्या है जो एनिमल सेल में नहीं है, बेसिकली ऐसा क्वेश्चन यही पूछता है, प्लांट सेल में ऐसा क्या है जो एनिमल सेल में नहीं है। प्लांट सेल में है लार्ज वैक्यूल, सही बात है, प्लास्टिड, सही बात है, सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है। प्लांट सेल्स जो होते हैं, प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी है, बड़ा सा वैक्यूल भी है और प्लास्टिड्स भी होते हैं। नेक्स्ट देख लेती हूँ क्या है, तो यहाँ पे बोलती है सेंट्रियोल, नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में ही होते हैं, है ना, और सेल वॉल प्लास्टिड सेल में वो भी दोनों में होता है। तो क्या होगा नया, ये है नया, एनिमल में ये सब नहीं होता है और प्लांट सेल में ये सब
होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन 11 कह रहा है द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा कौन सा लिपिड पाया जाता है? ये आप सबको पता है, फॉस्फोलिपिड। ये जो हम लोग बनाए थे ना, हेड और दो टेल, दिस इज फॉस्फोलिपिड। सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में आप देखो, को पूछ रहा है आपसे एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन विच वे। बोल रहा है कि एंजाइम कैटलिस्ट कैसे अलग है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से। एंजाइम कैटलिस्ट जो कि बने होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन्स के बने होते हैं और कुछ कोफैक्टर्स होते हैं। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? कुछ आयंस हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, ये सब होता है इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक और एंजाइम कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है, यही आपसे पूछ रहा है। Enzyme catalysts are smaller in size and lesser in weight or in comparison to inorganic। नहीं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो हैवी वेट होता है। एंजाइम्स वाले का ज्यादा वेट है, इनऑर्गेनिक का कम वेट है। दूसरा देखते हैं, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर बट कैटलिस्ट एंजाइम कैटलिस्ट कैन नॉट। बिल्कुल सही बात है, एंजाइम्स हाई टेम्परेचर में काम नहीं करते, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट तो कर सकते हैं। उनको कोई फर्क पड़ता है? हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है कैन वर्क एफिशिएंटली एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में काम कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम कैटलिस्ट ये नहीं कर सकते हैं। ये भी सही बात है, हाई प्रेशर दे दो खराब हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि हमारा ऑप्शन बी एंड सी दोनों सही है। तो हमारा 12th का ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, 12th ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द लॉक एंड की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स द लॉक एंड की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स द इंटीग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल विथ अ स्पेसिफिक सूटेबल सबस्ट्रेट। कह रहा है की कॉन्सेप्ट जो है उसमें इंटरैक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर एंजाइम का किसके साथ? एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ। एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पर इंटरैक्शन हो रहा है। बात बिल्कुल सही है, यस हो रहा है, दिस इज ट्रू। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज। एरोबिक और एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में क्या कॉमन है? तो एरोबिक में भी ग्लाइकोलिसिस होता है और एनारोबिक में भी ग्लाइकोलिसिस होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, ईएमपी पाथवे, या फिर आप कह सकते हो ग्लाइकोलिसिस, दोनों में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। द डो केप्ट ओवरनाइट। डो को, डो मतलब आटे को सान कर गूंद कर रख दिया। डो केप्ट ओवरनाइट, अगर ओवरनाइट रख दो वार्म वेदर में, बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है, उसमें खमीर हो जाता है, उससे हम लोग बना सकते हैं तंदूरी रोटी, भटोरे। तो ये कैसे हो रहा है? तो इसमें हो रहा है फर्मेंटेशन। उसमें बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं या ईस्ट फंगस आ जाते हैं, जिसमें कि वो रेस्पिरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिसके वजह से वो डो फूल जाता है, फर्मेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 16। PS2 एक्टिव क्लोरोफिल इज। PS2 में एक्टिव क्लोरोफिल क्या है? मतलब क्लोरोफिल ए कौन सा है? तो हम लोग पढ़े हैं P680 और P680, और ये P700 होता है PS1 का। PS1 का है P700 और PS2 का P680। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ो। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक CO2 बिकॉज। NCERT से पढ़ के आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर है गलत। ठीक है, आपके मॉडल सेट में इसका आंसर गलत दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ाई किए हैं तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझिए। C4 प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो रिलेटिवली लेस लिमिटेड है एटमॉस्फेरिक CO2 से। CO2 उतना ज्यादा उसको अफेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो CO2 को जल्दी से एफिनेट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन सा एंजाइम? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर यही कह रहा है प्राइमरी फिक्सेशन हो जाता है CO2 का इज मीडिएटेड बाय पेप
कार्बोक्सिलेज। एनसीईआरटी बुक खोलकर पढ़िएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। सही है, सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। विच हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोट्रोपिज्म? फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या? प्लांट वहीं मुड़ेगा जहां पर सनलाइट मिलेगा, प्लांट का बॉडी वहां मुड़ेगा जहां उसे सनलाइट मिलेगा। इसका क्या होता है, कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? तो हम लोगों ने तो पढ़ा नहीं इस एक्सपेरिमेंट में, ऐसे बड़ा 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 और ऐसे मुड़ गया, किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑक्सीजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आते हैं। विच प्लांट हार्मोन ओवरकम्स द नेचुरल डोमेंसी? नेचुरल डोमेंसी ओवरकम करता है, मतलब डोमेंसी हटाता है, ऑफ बर्ड्स ट्यूबर्स एंड सीज एंड अलाउ देम टू ग्रो। ग्रो करने के लिए करता है, कौन हटाता है? हटाने वाला कौन है? डोरमेंसी देने वाला एब्सिसिक एसिड, हटाने वाला है जिबरलिन। हटाने वाला कौन? जिबरलिन। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का सोर्स हटा दे, डिमॉन्स्ट्रेट दैट। एग्जाम्पल यहाँ बता रहा है कि ऑक्सीजन का अगर सोर्स हटा देते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, यहाँ पे ये बताया कि ऑक्सीजन करता क्या था। ऑक्सीजन क्या है? दैट लीव एब्सेंट इज डैश बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हेल्प से लीफ का एब्सेशन क्या होता है? लीफ एब्सेशन का मतलब लीफों का झड़ना है ना, डेड होकर झड़ जाना। तो लीफ का एब्सेशन होता है, ऑक्सीजन कराता है या नहीं कराता? तो ऑक्सीजन क्या करता है? इनहिबिट करता है। ऑक्सीजन इनहिबिट करता है, ऑक्सीजन इनहिबिट करता है एंड एपिकल डोमिनेंस ये प्रमोट करता है। ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है और इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इनहिबिटेड एंड प्रमोटेड। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब एपिकल डोमिनेंस करवाता है ऑक्सीजन और लीफ एब्सेशन जो है वो रोकता है। नेक्स्ट आते हैं, which one is the correct sequence in glycolysis? ग्लाइकोलिसिस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? इसीलिए बोला था बच्चे ग्लाइकोलिसिस पढ़ के आओ, 10 स्टेप है उसमें। यहाँ पे कुछ कुछ मिस भी किया है, लेकिन आप यहाँ पे देखो क्या क्या है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर पेप आ गया, हो ही नहीं सकता, सबसे ये तो सेकेंड लास्ट है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर 3PGAL फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरल्डिहाइड, उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट और पेप। ये सही है, ये सही है। देखो आप यहाँ पे मैच करना, आपको जो मैंने लिखा है चार्ट में ग्लाइकोलिसिस में कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पर उसके बाद बहुत सारे और भी है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वगैरह वगैरह, लेकिन वो कन्वर्ट होता है फिर 3PGAL, मतलब कि 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब ग्लिसरिक एसिड, और फिर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पाइरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम, दिख रहा है ना? पाइरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम प्लस NaDH यहाँ पे गिव्स एसिटाइल कोएंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड NaDH प्लस H+। ये क्या हो रहा है? ये आप याद करो, यहाँ पर था ग्लाइकोलिसिस, G से बना पाइरुवेट, पाइरुवेट को जाना था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद ब खुद जा नहीं पाया। इसको चाहिए था कौन? ऑक्सीजन चाहिए इसको, और इसको चाहिए था कोएंजाइम A। तो ये मिला तब ये अंदर गया। ये जब ऐसा प्रोसेस हुआ और यहाँ पर से क्या रिलीज हुआ? यहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। तो बेसिकली ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पाइरुवेट ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही। लिंक रिएक्शन, ये भी सही है। ट्रांसमिट रिएक्शन, ये भी सही होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों सही है, बोथ A एंड B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Which hormone stimulates the production of pancreatic juices and bicarbonates? कौन से हार्मोन से पैनक्रियाटिक जूसेस और बाइकार्बोनेट्स निकल रहा है? ये निकलता है कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन से। ये निकलता है कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलो,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द गिवन डायग्राम ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म व्हाट डू ए बी एंड सी डिपिक्ट्स। देखो बच्चा आप खुद देख सकते हो यहाँ पर ए है, दिख रहा है आपको ए? हाँ बताओ, क्या इस डायग्राम में आपको ए कहीं दिख रहा है? बोले नहीं मैम आपके सर के ऊपर दिख रहा है ना? यहाँ पर इस डायग्राम में ए तो दिया ही नहीं है कि ए कहाँ पर है, और सी नंबर भी आई गेस यहाँ दिया है। ये देखो सी है, ये बी है, ये सी है, और ये आई गेस ए होता यहाँ पर कहीं, ये होना चाहिए था ए, लेकिन ये उधर चला गया। थोड़ा सा प्रिंटिंग में बहुत मिस्टेक है, कोई नहीं, हम लोग झेल लेंगे, है ना? झेलने वाले बच्चे हैं, झेल लेंगे। चलो तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया है। ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है आप देखो, यहाँ पर डी ऑप्शन तक आपको दिख रहा है ना बढ़िया से? चलिए ठीक है, यहाँ पर देखो एक्चुअल में ए होना चाहिए था कहाँ पर बच्चा? यहाँ पर होना चाहिए था। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, बी है और यहाँ पर सी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि आप बताओ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ए बी सी को लेबल करो। तो यहाँ पर आप देखो पहला क्या लिखा है आपका, एयर गोज, ए में है एयर गोज इनसाइड, इनसाइड जा रहा है क्या? आप देख के बता सकते हो, एरो ऊपर की तरफ है तो बाहर जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एयर गोज इनसाइड, तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। अब दूसरे देखें एयर एक्सपेल्ड, इसमें तो है फ्रॉम लंग्स। बी क्या है, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, बिल्कुल सही बात है, रिटर्न पोजीशन। बढ़ता है तो मतलब एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन है, घट रहा है नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है, एक्सपिरेशन है, तो सही बात है। डायफ्राम रिलैक्स एंड आर्च, रिलैक्स हो गया है और ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, बी ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है? अच्छा ये 24 तो हो गया, 25 आते हैं। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल सांस लेने के बाद अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीद आउट, कितना एयर बाहर निकाल सकते हो फॉर मैक्सिमम फोर्स एक्सपिरेशन करके, तो क्या होगा? ये होता है बच्चा वीसी, वाइटल कैपेसिटी। ये होता है वाइटल कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। ये आपको मैंने पढ़ा रखा है और ऑप्शन नंबर सही सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन सब्सिक्वेंटली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेफ्रॉन के यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं, उसको अरेंज करना है कलेक्टिवली, मतलब जो भी जैसे जैसा होता है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑप्शन। बहुत बढ़िया, कर लेते हैं हम लोग, काफी आसान है। नेफ्रॉन का डायग्राम अगर याद है आपको तो ये था बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, then loop of Henle, then DCT, DCT, and then DCT के बाद क्या, कलेक्टिंग डक्ट, है ना? मैं यहीं पे लेबल करके आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है। दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज PCT, दिस इज DCT, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, CD कर सकते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, और ये लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ये कौन सा, असेंडिंग, सॉरी ये है डिसेंडिंग, एंड दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये वाला आपका डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1 है ग्लोमेरुलस, सही बात है भाई, ग्लोमेरुलस नंबर 1 में आएगा, है ना। असेंडिंग हेनलेस लूप, असेंडिंग आएगा क्या? नहीं, तो हम यहाँ पे लेबल कर लेते हैं कौन कौन कहाँ पर होगा। ये नंबर 1 होगा, वुमेन्स कैप्सूल नहीं है, तो नंबर 2 कौन होगा हमारे पास? नंबर 2 होगा PCT। नंबर 3 कौन सा होगा हमारा? नंबर 3 हो जाएगा डिसेंडिंग लूप। नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। हो गया अरेंज, हो गया अरेंज। देखें हम लोग यहाँ पर क्या क्या है। नंबर 1 में 1 है, फिर हमारा 2 कौन सा है? 4, 1 2 नहीं 1 4, और तो ऑप्शन है ही नहीं। 1 है, 4 है, फिर उसके बाद कौन सा है? नंबर 3 है, फिर 2 है, फिर हमारा
4 नहीं 6 है, बिल्कुल सही 6 है और ये 5, बहुत अच्छा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी नंबर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चूज द मिसमैच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का मिसमैच पार्ट बताओ यहाँ पर, क्या उसका फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो नेफ्रॉन जो है उसका क्या क्या फंक्शन है? बोमेन्स कैप्सूल क्या करता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सही बात है, सही बात है, करता है। पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन, हाँ। डीसीटी रीअब्जॉर्प्शन ना, डीसीटी का क्या करना चाहिए? इसको करना चाहिए था सिक्रीशन, है ना, लेकिन कर दिया क्या? रीअब्जॉर्प्शन। तो ये गलत है, गलत है, हो गया गलत, गलत मिसमैच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेबल वाला है, वैसे ही दिया हुआ है, फिर से उल्टा फुल्टा। इसका ए यहाँ भाग चुका है, लेकिन हम लोग उसको लाएंगे अपने जगह पर। जगह पर आ जाओ, ए, ये है हमारा ए। ठीक है, सी थोड़ा ऊपर होना चाहिए, डी ठीक है। चलो आगे बताते कौन कौन क्या क्या है। ए, ए क्या है? ए है एंटी एक्टिन बाइंडिंग साइट। मैं आपको ऐसे लिख देती हूँ, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एबीएस। ठीक है, सी क्या है? सी है हेड। बी क्या है? बी है एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, डी क्या है? डी है क्रॉस आर्म। देख लो आप यहाँ पे, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, हेड एंड क्रॉस आर्म, बिल्कुल सही। ये लो, एक बार में निकल गया, बिल्कुल सही। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम छोड़ो नहीं, बना लो, पढ़ लो। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे, गिवन द बिलो फिगर ऑफ सार्कोमियर आइडेंटिफाई करो। भैया इसका पार्ट इसमें भी गायब है। सी कहाँ है बताओ तो, दिख रहा है तुम लोग को कहीं पे? सी गायब है, कोई नहीं, हम लोग बनाएंगे। लेकिन मैम आपको कैसे पता? मैम को सब पता है, ये है सी। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर ए क्या दिखा रहा है। ए इज एक्चुअली ए बैंड, ए है ए बैंड, बी है जेड लाइन, डी जो है ये आई बैंड। तो आप यहाँ पे देखो, ए बैंड, जेड लाइन, आई बैंड, तो मैंने यहाँ पे उसको बोल दिया एच जोन होगा सी में। ठीक है, मैंने दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको सी कर लिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए? ए, ऑप्शन ए सही होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा ठीक ठाक था, है ना। इसको लेबल करना आपको बताइए, लेबलिंग करके आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। नेफ्रॉन हम, सॉरी न्यूरॉन्स हम सभी ने पढ़ा है। हाँ, तो क्या क्या है? सबसे पहले ए डेंड्राइट्स, बी सेल बॉडी, डेंड्राइट्स सेल बॉडी, सी एक्सॉन होगा, डी नोड ऑफ रैनवियर और ई साइनेप्टिक नोब। अरे ये तो ए ही सही है, ए ही सही निकला, निकला ना। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए टू ई। चलो आइडेंटिफाई करते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन का है, रिफ्लेक्स एक्शन आउट ऑफ सिलेबस है। जी हाँ, आपको ब्रेन तक ही पढ़ना था, लेकिन ये भी क्वेश्चन आ गया जो इसके ब्रेन के बाद है, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क। ये रिफ्लेक्स आर्क जो है वो आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। प्लस एक तो ये डायग्राम इतना गड़बड़ है, डायग्राम सही बना है, लेबलिंग्स गड़बड़ है, और बोल रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे देखो दो दो डी है, दिख रहे हैं? बीसी कहाँ भागा हुआ है? ई है ही नहीं, डायग्राम ही गलत है। हम नहीं मानते इस डायग्राम को, लेकिन अब दिया है तो पढ़ लेते हैं। चलो हम खुद लेबल कर लेते हैं। चलो चलो चलो, लेबलिंग करा देते हैं, आपको टेंशन नहीं लेने का। When ma'am is here, there is no fear. ओके, चलो देखो, ए है ये, इसको मैं बना दी बी, इसको बना दी सी, अकॉर्डिंग टू वहां पे जो भागा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पर एरो ऐसा गया है, इधर एरो ऐसा गया है। एरो बहुत जरूरी है बच्चे, नहीं तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला एक्चुअली में डी होना चाहिए था, और ये होना चाहिए था ई। ठीक है, ये वाला डी होना चाहिए था और ये वाला ई होना चाहिए था। चलो देखते ए क्या है। ए एक्चुअली डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ए डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, बी व्हाइट मैटर है, सी ग्रे मैटर है, ये भी सही है। डी क्या है? डी जो है ये आ रहा है, ये आ रहा है एफरेंट पाथवे, और ई जा रहा है इफरेंट पाथवे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए था? हमारा ए ऑप्शन सही होना चाहिए था। ठीक है, ए ऑप्शन सही होना चाहिए था। समझ में? देख लो, ठीक कर लो।
चलो आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन, इसमें भी गड़बड़ है बच्चा, इसमें तो आंसर ही गलत है। आप देखो ए तो फिर कहाँ है नहीं पता, ए का तो जगह ही नहीं दिया है बेचारा को, मैं इसको ए लिख देती हूँ, है ना, क्योंकि उसका उधर वाला बी है। आप देखो ए है, बी है, सी है, डी है, ए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए हाइपोथैलेमस। मैं खुद से यहां लिखकर आपको दिखा रही हूं, ए क्या है, ए होना चाहिए हाइपोथैलेमस। सी क्या है, सी होना चाहिए पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। बी पीनियल, पीनियल ग्लैंड। और क्या होना चाहिए बच्चा बताओ, डी होना चाहिए थायराइड एंड पाराथायरॉइड, पीटी लिख देती हूँ, पाराथायरॉइड। ई होना चाहिए थाइमस, ये होना चाहिए, ये क्या है, ई के बाद एफ, एफ गायब है, एफ होना चाहिए एड्रिनल। जी होना चाहिए ओवरी और एच होना चाहिए टेस्टिस। ठीक है, अब आप देखो कहाँ मैच कर रहा है, ए हाइपोथैलेमस, बी पीनियल, सी पिट्यूटरी, डी थायराइड एंड पाराथायरॉइड, ई थाइमस, एफ एड्रिनल, जी ओवरी, टी टेस्टिस। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपका, बी। दिया कौन सा है, ए। ए में कोई भी पीनियल है, पीनियल तो यहां पर है ना, पीनियल तो पीछे की तरफ होता है, फिर गड़बड़ करके रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। आइडेंटिफाई ए टू डी, ए से डी तक आइडेंटिफाई करो। अब मुझे बी के अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कोई लेबलिंग बी के अलावा। चलो मैं बड़ा करके भी दिखा देती हूँ, तुम लोग कंफ्यूज ना हो ना, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। क्या बी के अलावा कोई और लेबलिंग आपको दिख रही है, नहीं। तो क्वेश्चन ऐसा है, प्रिंट गड़बड़ है, लेकिन भी हम लोग क्या है, तेज है, तो करेंगे करेंगे बच्चे करेंगे। अब मुझे यहाँ पे डी का आधा पार्ट दिख रहा है, तो मैं उसको पूरा डी बना देती हूँ। वहां पर मुझे डी का आधा पार्ट दिख रहा, तो मैं क्या कर दी, मैंने इसे पूरा डी बना दिया, मैंने इसे ए बना दिया, और यहाँ पर बी है, ये सी है, और ये डी कर दिया। ठीक है, अब लेबल करते हैं हम लोग। ए क्या है, हाइपोथैलेमस, ए विल बी द हाइपोथैलेमस, क्योंकि बी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है। बी आप देख के बी समझो कि बी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, तो ए हो गया हाइपोथैलेमस। सी आपको यहाँ पर ये वाला बता रहा है, मतलब ये है पोर्टल सर्कुलेशन, और डी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने बी को ही देखकर ऑप्शंस के हिसाब से ए बी सी सिलेक्ट करवाया है, आपको टेंशन नहीं लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स के पास क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बात सही है। हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, बिल्कुल सही, प्लाज्मोडेस्माटा करता है सेल वॉल का। प्रोवाइड अ बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स, बिल्कुल अनडिजायरेबल अनचाहा माइक्रोमोलिक्यूल के लिए वो सब नहीं होता है, तो बेसिकली ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते, प्लास्टिड्स डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब प्लास्टिड में ऐसा क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है। तो प्लास्टिड्स के पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ टू लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, वो तो दोनों के पास है ना। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, दोनों के पास है। प्रेजेंस ऑफ थैलाकॉइड, जी हाँ प्लास्टिड्स के पास थैलाकॉइड है। प्रेजेंस ऑफ डीएनए दोनों में होता है, इसीलिए यहाँ पे थैलाकॉइड प्लास्टिड्स में है और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है, तो इसीलिए ये डिफर है एक दूसरे से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट 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 इज 36। 36 में देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन कंटेनिंग द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको आप देखो। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। क्या सही है? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है क्या बच्चा? एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है क्या? थोड़ा सोच के बताना मुझे।
ER helps in transportation of suitable substance and the synthesis of protein, lipoprotein and glycogens. ठीक है, सही बात है. राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही. माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके एटीपी बनाता है, बिल्कुल सही है. कौन सा गलत लग रहा है मुझे गलत लग रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट, है ना. हमने एंडोमेम्ब्रेन में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एंडोमेम्ब्रेन में कि भाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर जी एपेरेटस मतलब गोल्गी एपेरेटस और लाइसोसोम और वैक्यूल्स होता है. क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड हो सकता है वहां पर? हो सकता है क्या? हो सकता है. क्यों हो सकता है? बिकॉज वो एंडोमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के अंदर बंद है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर बंद है. तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग. सिलेक्ट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द लिस्ट. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आफ्टर रेस्पिरेशन बनते हैं और इनसे हमें न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं देते हैं. तो यहाँ पर प्रॉपर केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट, सेंट्स, गम, स्पाइस, जो भी प्लांट से एक्स्ट्रा चीज निकल रही है वो सब के सब क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. सब के सब, ऑल होगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में है बिल्कुल. 1 to 9 कौन सा सही होगा हमारा क्वेश्चन? यहाँ पे आंसर सही होगा 1 to 9. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए क्या बताता है कि डीएनए है कैसा? डीएनए है डीएनए कैसा है? डीएनए है डबल हेलिक्स, बिल्कुल सही. दोनों स्ट्रैंड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने हैं और एंटी पैरेलल है, बिल्कुल सही है. इसके बाद बोल रहे हैं बैकबोन जो है वो बना है शुगर एंड न्यूक्लिक बेस का. ना, शुगर एंड फॉस्फेट का बना है, फॉस्फेट का बैकबोन बना है. तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा गलत है? ये गलत है. बोल रहा है आपको कौन सा सही है, तो ए एंड बी सही है, बोथ ए एंड बी. तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा. कह रहा है द बॉन्ड एनर्जी of which of the following chemical is the most important form of energy currency. energy currency किसको बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, मतलब एटीपी को. बहुत ही सिंपल और जनरल क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन आते हैं. लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है चूज द करेक्ट, इनमें से चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट को रिगार्डिंग द सेल साइकिल. सेल साइकिल के अकॉर्डिंग इनमें से बताओ कौन सा सही स्टेटमेंट है. ठीक है, हम लोग यहीं पे पहले टिक कर लेंगे, उसके बाद नीचे ऑप्शंस में जाएंगे. पहला, एम फेज इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज. ना भाई, एम फेज को रेस्टिंग फेज नहीं कहते हैं. नेक्स्ट है इंटरफेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन. सही बात है, 2 नंबर सही है. ठीक है, आगे देख लेते हैं सही है कि नहीं. द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू फोर प्रोमिनेंट फेजेस, दैट इज जी नॉट. जी नॉट होता ही नहीं है. जी नॉट फेज जो है वो इंटरफेज में नहीं आता, वो तो रेस्टिंग फेज है. तो यहाँ पर ये भी गड़बड़. नेक्स्ट, इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज. 2 एम फेज के बीच का फेज है. सही बात है, इंटरफेज 2 एम फेज के बीच का फेज है. तो ये सही है. तुम्हारा कौन कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 और 4. देख लो यहाँ पे 2 एंड 4 सही है. हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं, कहीं पे लिखा है 2 एंड 4. यस, ऑप्शन नंबर डी में आपको लिखा हुआ मिला है 2 एंड 4. ठीक है, तो ये रहा हमारा मॉडल सेट का सॉल्यूशन. आप जो आंसर्स देख रहे हो बच्चे, उस आंसर्स में आपको कुछ गड़बड़ भी मिल सकता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 17 नंबर में कुछ गड़बड़ दी थी. तो
आप आंसर्स पे अंधा विश्वास नहीं करो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो और हमारे नोट्स को देखो, हमारे वीडियोस को देखो, और हमारे सारे वीडियोस के पीवाई की क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं, यहाँ पर लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी मैं। आप जाकर हमारे सारे वीडियोस ऑफ ऑल चैप्टर्स के सारे पीवाई क्यूज देख सकते हो, और मैं आपको यूनिट वाइज ही पीवाई क्यू करवा रही हूँ। अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।